नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ क्या है। देखिए, इसमें हम अर्थ देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे, इसके निर्माता और इसका विस्तार, इन 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अर्थ की बात करें तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु जो शब्द है वो नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है। एक नदी ही जिसका नाम क्या है, वो है सिंधु। घाटी है प्रवाह का क्षेत्र। नदी जो होती है उसके प्रवाह का जो क्षेत्र होता है उसे घाटी कहा जाता है। बात करें हम सभ्यता की, तो सभ्यता क्या होती है कि जो किसी लंबे समय तक किसी निश्चित क्षेत्र में जब लोग निवास करते हैं तो उस क्षेत्र में कुछ संस्कृति का पालन किया जाता है। वहाँ के कुछ रीति रिवाज निश्चित हो जाते हैं, वहाँ के खान पान निश्चित हो जाते हैं, वहाँ का पहनावा निश्चित हो जाता है। तो वो जो सब चीज़ें निश्चित होती है, वो जो संस्कृति निश्चित हो जाती है, वह संस्कृति उस क्षेत्र की सभ्यता कहलाती है। जैसे बात करें हम उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत से अलग है। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि वहाँ पर इडली, सांभर, नारियल, केला, मछली आदि का उपयोग अधिक किया जाता है। और बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पर मसालेदार सब्जियाँ, चटपटी सब्जियाँ, मोटे अनाज आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है। पहनावे की बात करें तो वहाँ का पहनावा अलग है और हमारे उत्तर भारत का भी पहनावा अलग है। तो अलग अलग जो संस्कृति होती है वो लंबे समय तक जब फॉलो की जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो वो संस्कृति वहाँ की सभ्यता कहलाती है। अब बात करें उत्पत्ति की दोस्तों, सबसे पहले उत्पत्ति के संबंध में हम 4 यहाँ पर मतों की बात करेंगे। तो 4 मत जो अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले देखिए आप, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी गई है। और इसके समर्थन में जो मत दिया है, इसका जो समर्थन किया है, वो जॉन मार्शल ने किया है, मार्टिमर व्हीलर ने किया है, गार्डन चाइल्ड ने किया है। इन 3 व्यक्तियों ने इस मत का समर्थन किया है। दूसरा मत आता है यहाँ पर वैदिक आर्यों से उत्पत्ति। तो वैदिक आर्यों से उत्पत्ति की बात करें तो इस मत के जो समर्थक हैं वो है टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुशालकर, एस.आर. राव। ये 4 व्यक्ति कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है वैदिक आर्यों से। किससे हुई है? वैदिक आर्यों से हुई है। तीसरा मत यहां पर आ जाता है कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से इसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसके समर्थन में जो मत दिया गया है वह स्टुअर्ट पिगट द्वारा दिया गया है, ऑल्चिन द्वारा दिया गया है, फिर सर्विस तथा रोमिला थापर, जे.एफ. डेल्स, इन 5 व्यक्तियों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से। यहां पर चौथा मत आता है कि भारतीय संस्कृति के साथ क्रमिक विकास का सिद्धांत। यहां पर एक सिद्धांत दिया है कि भारतीय संस्कृति के साथ क्रम से धीरे धीरे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता गया। और इस मत के जो समर्थक हैं वो अमलानंद घोष तथा डी.पी. अग्रवाल, ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे ही धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता गया। तो यहाँ पर 4 मत हमने देख लिए। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुशालकर, एस.आर. राव। तथा ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से बात करें तो स्टुअर्ट पिगट, ऑल्चिन, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, जे.एफ. डेल्स। और बात करें चौथे मत की, तो यहां पर आता है कि भारतीय संस्कृति के साथ क्रमिक विकास का सिद्धांत ये दिया था डी.पी. अग्रवाल और अमलानंद घोष ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 मत प्रमुख माने जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं आगे की हम इसके निर्माता की। निर्माता इसके कौन माने गए हैं? अब दोस्तों बात करते हैं निर्माता की। तो निर्माता कौन कौन यहाँ पर बताए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर बताया है कि द्रविड़ जाति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता रहे हैं। कौन रहे हैं? द्रविड़ जाति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता रही है। और इसके संबंध में जो तर्क दिए हैं वो जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी ने तर्क दिए हैं कि द्रविड़ जाति के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। यहाँ पर दूसरा मत आता है कि वैदिक आर्यों द्वारा निर्माण। वैदिक आर्यों द्वारा निर्माण जो किया गया था, इसके मत के जो समर्थक हैं वो डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप तथा डॉक्टर पुशालकर इसके समर्थक रहे हैं।
तीसरा यहाँ पर जो मत दिया गया है वो दिया गया है कि सुमेरियन जाति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। और इसके संबंध में जो मत के संबंध में जो व्यक्ति अपना समर्थन देते हैं वो हैं गार्डन चाइल्ड, जिन्होंने कंकालों का अध्ययन किया और उन कंकालों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो कंकाल हैं, जो मनुष्य के जो कंकाल हैं, ये कहाँ के सुमेरियन जाति के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, इसलिए सुमेरियन जाति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। तो अलग अलग मत यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन निष्कर्ष स्वरूप एक अलग से एक निष्कर्ष निकलता है कि किन लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो देखिए जो अस्थि पंजर वहां से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से जो अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, उनका विश्लेषण करने के बाद, उनका जांच करने के बाद 4 जातियां निश्चित हुई हैं। कितनी 4 जातियां निश्चित हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं जिस जाति के, वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति के सबसे ज्यादा वहां पर जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा वहां पर अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं यहाँ पर मंगोलाइड लोग भी, वहाँ पर भी उनके कंकाल प्राप्त हुए हैं, अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है उसके भी कंकाल प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर चौथा आता है कि अल्पाइन या निग्रेटो जाति के लोगों के भी कंकाल वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से 4 जातियाँ यहाँ बताई गई है। अंतिम रूप से निष्कर्ष रूप से सबसे ज़्यादा जो माना गया वो माना गया कि भूमध्य सागरीय लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अभी की कोई भी मत फाइनल नहीं माना जाता, क्योंकि अभी भी जांच परख चलती रहती है। तो इस प्रकार से निर्माता यहाँ पर देखिए कि द्रविड़ जाति द्वारा जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी, वैदिक आर्य द्वारा डॉक्टर रामचंद्रन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर पुशालकर, सुमेरियन जाति द्वारा गार्डन चाइल्ड, जिन्होंने कंकालों का अध्ययन किया। निष्कर्ष अब निकलता है कि निष्कर्ष स्वरूप के अस्थि पंजरों के विश्लेषण और जांच के बाद 4 जातियां निश्चित हुई कि भूमध्य सागरीय जिनकी सबसे ज्यादा अस्थि पंजर प्राप्त हुए कि उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दूसरे नंबर पर मंगोलाइड, तीसरे नंबर पर देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और यहाँ पर आ जाता है अंतिम रूप से चौथे नंबर पर अल्पाइन या निग्रेटो जाति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं इसके विस्तार की। तो देखिए इसका जो विस्तार है, इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पूरे डिजिट हम देखते हैं तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, अंतिम छोर कौन कौन से उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में हिंडन नदी तक इसका विस्तार माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी कि आलमगीरपुर यूपी मेरठ में स्थित है ये, और हिंडन नदी तक इसका विस्तार है। इधर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में आ जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक इसका विस्तार है, और दाश्क नदी इसका अंतिम छोर आ जाता है। बात करें उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा में मांडा चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है। और दक्षिण में आता है इसका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का देमाबाद या दायमाबाद, अहमदनगर, प्रवरा नदी के किनारे, और महाराष्ट्र इसका अंतिम छोर आ जाता है दक्षिण की दिशा की तरफ। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में देख लिया कि पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम दिशा में पाकिस्तान आ जाता है तो सुतकांगी डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दाश्क नदी के किनारे। उत्तर की बात करें तो मांडा, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है। और दक्षिण की बात करें तो देमाबाद, दायमाबाद, अहमदनगर, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र तक इसका विस्तार हो जाता है दक्षिण दिशा में। यहाँ पर बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो यहाँ पर आ जाता है कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो है 1400 वर्ग किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक जिसकी चौड़ाई है वो 1600 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। तो इस प्रकार से इसका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर इसका जो वर्णन है वो भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कौन कौन से देशों में फैली हुई है। तो मूल रूप से ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो भारत में इसके निशान मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भारत में। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में भी मात्र 2 ही यहाँ पर इसके क्षेत्र माने जाते हैं। अफगानिस्तान में 2 इसके क्षेत्र मिले हैं। एक मिला है मुंडीगाक और शुर्तगोई 2 ही क्षेत्र, 2 ही शहर या 2 ही स्थान इसके मिले हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में
शुर्तगोई। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान में मात्र 2 हैं, मुंडिगा को शुर्तगोई। इन दोनों से प्रश्न बन भी जाता है कि मुंडिगा को शुर्तगोई कौन से देश में है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कितने शहर हैं या कितनी स्थान है, तो 2 स्थान। मुंडिगा को शुर्तगोई कौन से शहर में स्थित है, तो अफगानिस्तान में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी में दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में ज़्यादा शहर है, तो इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन मुंडिगा को शुर्तगोई का प्रश्न अधिक पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिकोण बनाया भारत के नक्शे के साथ। देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो इस जगह लगभग अफगानिस्तान आ जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और ये फिर पूरा भारत का क्षेत्र आ जाता है। तो अफगानिस्तान से लेकर इधर पाकिस्तान, फिर इधर यहाँ पर महाराष्ट्र, और इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को क्रॉस करते हुए इधर अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में ये सभ्यता फैली हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा त्रिकोण बनाती है ये सभ्यता, तो इस वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिकोणीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकोणीय सभ्यता भी से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया, ये इसका विस्तार हो गया। और त्रिकोणीय सभ्यता क्यों कहा जाता है इसका कारण मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। अब दोस्तों इसके समय निर्धारण यानी इसके कालखंड और इसके उपनाम या इसके जो नाम है उनके संबंध में हम बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय निर्धारण किया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले जॉन मॉरिसन ने किया। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के समय में इस रही थी। बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी कहती है कि 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। सी कार्बन डेटिंग पद्धति जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बताया गया कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का समय रहा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड रहा था, इसका जो समय रहा था वो रहा था 2500 से 1750 ईसा पूर्व, C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। और जो सर्वमान्य समय जो सबने माना कि ये समय हो सकता है वो रहा है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय रहा। तो इस प्रकार से 4 समय हम यहाँ पर दिए। जो जॉन मार्शल जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, वहाँ के मुख्य निदेशक थे, उनके द्वारा ये समय निर्धारित किया गया। एनसीईआरटी किताबों में हमें ये मिलता है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और सर्वमान्य जो था 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। अब बात करें इसके नामों की, तो दोस्तों इसके नाम है जो इसके स्थलों के आधार पर नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले इसके हड़प्पा नगर को खोजा गया था, तो इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास से इसके सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा नगर प्राप्त हुए हैं, इस वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। फिर आ जाता है सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे इसके स्थान भी प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसे कहा गया क्योंकि तांबे के जो अवशेष है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसलिए कहा गया क्योंकि कांस्य के ही यहाँ पर हमें बहुत सारे यहाँ पर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। त्रिकोणीय सभ्यता मैंने आपको बता दिया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में त्रिकोण की तरह ये फैली हुई है, इस वजह से इसे त्रिकोणीय सभ्यता कहा गया। यहाँ पर आ जाता है नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें थी, नगरों का जो निर्माण था वो नगरीय पैटर्न पे किया गया था। यहाँ के स्थानों का निर्माण था नगरीय पैटर्न पे किया गया था। सड़कें सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, कोई सी भी सड़क एक दूसरे के बीच में से नहीं एंटर करती थी, बिल्कुल 90 डिग्री सड़कें बनाई गई थी जैसे कि शहरों में बनाई जाती है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया। यहाँ से नालियों के प्रमाण मिले हैं जो कि जल निकासी का प्रमाण माना जाता है, तो ये नगरीय सभ्यता कहलाई। फिर आ जाती है मातृ सत्तात्मक सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी, इसलिए इसे मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ मुख्य नाम हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो दोस्तों आज हमने इसके विस्तार की बात कर ली, इसकी उत्पत्ति की बात कर ली, इसके निर्माता की बात कर ली, समय निर्धारण की बात कर ली, उसके नामों की बात कर ली। आगे इसके विकास क्रम की बात करेंगे और उसके एक नगर को हम लेंगे, हड़प्पा नगर को, वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।